हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थर लॉइस मॉडल के बारे में। तो उन्होंने जो अपना मॉडल था वो एक आर्टिकल में प्रेजेंट किया था जिसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जो कि उन्होंने 1954 में लिखा था। तो इस पूरे के पूरे मॉडल के लिए, पूरी की पूरी थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है ईयर 1979 में। तो लुईस मॉडल का जो थ्योरी है वो बताती है कि एक देश जो अंडर डेवलप है वो किस तरीके से अपने आप की ग्रोथ को अचीव कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो ड्यूल सेक्टर मॉडल पर बेस्ड है। यानी कि ड्यूल सेक्टर में उन्होंने दो तरीके के सेक्टर माने। पहला तो उन्होंने माना कैपिटलिस्टिक सेक्टर और दूसरा उन्होंने माना सब्सटेंस सेक्टर। तो कैपिटलिस्ट सेक्टर को आप चाहो तो आज की डेट में आप जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी आप कह सकते हो। और इस केस में क्या होता है कि और दूसरा सेक्टर जो है वो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो उन्होंने उसको सब्सटेंस सेक्टर कहा था। और मॉडर्न में आप आज के ज़माने में उसे ट्रेडिशनल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर भी आप कह सकते हो। तो उनका ये मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के पास लेबर होता है, एक्सेस लेबर होता है, और इस एक्सेस लेबर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या आप कह सकते हो कैपिटलिस्टिक सेक्टर इसको ग्रैब करके, इसको ऑब्जर्व करके इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकता है। तो उस थ्योरी को किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, इस पर मैं आपको दो वीडियो बनाने वाला हूँ। पहली वीडियो में तो मैं आपको जो इसका पूरा का पूरा थ्योरिकल एक्सप्लेनेशन है एजम्पशन के साथ वो बताऊंगा, और दूसरे वीडियो में मैं इसका डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करूंगा किस तरीके से आप ग्रोथ के लेवल को अचीव कर सकते हो। तो अगर बात करें बच्चों एजम्पशन की, तो कुछ एजम्पशंस आपको दिख रही होंगी। तो सबसे पहली एजम्पशन है ड्यूल सेक्टर मॉडल। तो जैसा कि अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि उन्होंने ड्यूल सेक्टर मॉडल लेके चले थे, यानी कि उनके हिसाब से दो सेक्टर होते हैं। पहला है कैपिटलिस्टिक सेक्टर और दूसरा है सब्सटेंस सेक्टर। तो सब्सटेंस सेक्टर को हिंदी में जीवन निर्वाह भी कहते हैं, यानी कि वो सेक्टर होता है जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर में लगे होते हैं या सेल्फ रोजगार में लगे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने माना था कि डेवलपिंग इकोनॉमी हैज सरप्लस और अनप्रोडक्टिव लेबर इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी पूरी की पूरी थ्योरी है वो इस बात पर बेस्ड है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या आप इसको आप सब्सटेंस सेक्टर बोल सकते हो, वहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर काम कर रही है। यानी कि उस इतनी लेबर सप्लाई काम कर रही है जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि वो ऐसे लेबर भी है जिसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो है। यानी कि उनका फोकस ये था कि इस जो एक्सेस लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई रोजगार का और साधन नहीं है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी की पूरी फैमिली कर रही है, जबकि 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन फैमिली में 25 लोग हैं या 20 लोग हैं, तो वो सारे के सारे उसी में काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि 5 की जगह पर 10 का काम करना या 15 का काम करना, जबकि उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसी को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो उनका मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरीके का जो लेबर है वो सरप्लस होता है। और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है इसको अगर हम मूव कर दें, कहाँ पे मूव कर दें, कैपिटलिस्टिक सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो क्यों कैसे मूव कर सकते हैं, ज़्यादा वेज रेट ऑफर करके। कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वेज रेट होता है वो सब्सटेंस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वेज रेट होता है वो सब्सटेंस सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये माना था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या आप जिसको आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल रहे हैं हम, या आप इसको कैपिटलिस्टिक सेक्टर भी बोल सकते हैं, वहाँ पर जो वेज है वो कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन वो नॉर्मली जो होता है वो फिक्स रहता है। और उससे ज़्यादा फिक्स का मतलब उन्होंने माना है कि फिक्स है वेज। ठीक है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वेज रेट को फिक्स मान के चलेंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। फिक्स का मतलब है कि जो भी वेज रेट होगा वो फिक्स होगा। यहाँ पर बस इतनी बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर है इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो क्या करता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, जिसको अगर आप प्राइस के टर्म में दिखाओगे तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो, उससे ज़्यादा वो कम पैसे, मतलब उसका जो वेज है वो कम होता है और एमपी ज़्यादा होता है। तो बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। मैं डायग्राम के थ्रू आप बच्चों को बताऊंगा ही। तो वो जो प्रॉफिट है उसको वो री इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, जिसको कि हम कैपिटल एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। तो बच्चों कैपिटल एक्यूमुलेशन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन है। 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की किताबें खरीदी, या जो भी आपने खरीदना था, आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये कैपिटल फॉर्मेशन है। अब आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का सामान जो आपने खरीदा था उसके बाद आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब हुआ, यहाँ पे सिंपल शब्दों में कहूँ
तो जो पैसा आपने कमाया उसको री इन्वेस्टमेंट कर देने को ही कैपिटल एकोमोडेशन कहते हैं। तो बच्चों इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि उनकी पूरी की पूरी थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि जो भी प्रॉफिट वो कमाएगी, जो भी प्रॉफिट कमाएगा, कौन सा सेक्टर कमाएगा, जो भी हमारा कैपिटलिस्ट सेक्टर है, वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो उसको री इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि लुइस जो है वो पूरी की पूरी टू सेक्टर मॉडल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैपिटल सेक्टर क्या होता है। देखिए कैपिटल सेक्टर वो होता है जो अपने पैसे को री इन्वेस्टमेंट कर देता है या री प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। इन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटेशन, माइनिंग एक्सेट्रा। द कैपिटलिस्ट सेक्टर में ऑल्सो प्राइवेट और पब्लिक, कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है। द कैपिटलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डिफाइंड बाय दी हायर वेज रेट, ठीक है, ज़्यादा वेज देता है, उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ज़्यादा लेबर की डिमांड करता है। तो इस तरीके से बच्चों जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो कैपिटल इंसेंटिव होता है, जबकि जो सब्सटेंस सेक्टर होता है वहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव यूज़, वहाँ पे जो कैपिटल है उसका रिप्रोडक्टिव कैपिटल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वेज होता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इस तरीके से उन्होंने दो तरीके के कैटेगराइज किए। तो पूरी की पूरी थ्योरी उनकी क्या कहना चाहती है वो हम एक लास्ट जो हमारा पेज है उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने माना कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट आर जीरो ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उनका ये मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी इतना लेबर काम कर रहा है अंडर डेवलप्ड कंट्री में कि वहाँ पर एडिशनल जो प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, आपने मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा ही होगा, वो जीरो है। जीरो का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर कुछ लोगों को आप वहाँ से हटा भी देते हो तो भी कोई किसी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो कैपिटल सेक्टर है वो ज़्यादा वेज दे रहा है, किससे ज़्यादा वेज दे रहा है, किससे दे रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो डेफिनेटली जो आप लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर किस पे चली जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे चली जाएगी, ठीक है, या कैपिटलिस्ट सेक्टर में चली जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो जनरल वेलफेयर है वो बढ़ेगा। जनरल वेलफेयर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है आप उसको हटा के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में लेकर आ रहे हो, तो डेफिनेटली जो जनरल वेलफेयर है जो वो बढ़ेगा। जबकि जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं चेंज होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को काम से नहीं हटा रहे जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिव पॉजिटिव हो, हम केवल उन लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिव क्या हो, जीरो हो। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रॉफिट होगा वो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करेगी। जब दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करेगी तो और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो उस लेबर को और लेबर की जरूरत पड़ेगी तो वो और पैसे कमाएगा, जाने के ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे करके जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से किधर शिफ्ट होता रहेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कैपिटलिस्ट सेक्टर में शिफ्ट होता रहेगा। लेकिन ये प्रोसेस का एंड भी होगा। प्रोसेस का एंड कब होगा, जब दोनों का वेज रेट, इसका क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से लगातार लेबर हट रही है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेज रेट है वो एक समय के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं द एंड ऑफ द रिजल्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेस इन दैट द एग्रीकल्चर वेजेज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेज। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसका एंड बताया। तो बच्चों इस तरीके से उन्होंने बताया कि इसका प्रोसेस चलते चलते जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है लास्ट, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन कैपिटलिस्ट सेक्टर दोनों की दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने अपना मॉडल बताया। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो उनका मॉडल बहुत सिंपल है। उनका मानना था कि दो इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी में एमपी कम है, दूसरी इकोनॉमी में एमपी ज़्यादा है। तो जहाँ पर एमपी जीरो है वहाँ से हटा के उस जगह पे लेबर को लगाया जाएगा जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है। और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर ना हो जाए। तो बच्चों अगली वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।